कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आई होप कि जो कल आपको पहली क्लास मैंने दी थी हमारे क्रैश कोर्स की, वो आपके समझ आई होगी। साथ ही साथ जो आपका होमवर्क वाला पोर्शन था वो आपने कवर कर लिया होगा। ठीक है, डे 2 का सबसे पहले होमवर्क लिखिए बच्चों। सिलेबस हाथ में होना चाहिए, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। वर्दी भी सीने में मतलब जो वर्दी है आपके शरीर में चमकेगी। आपका जो फॉरेस्ट गार्ड बनना है या पुलिस कांस्टेबल बनना है या अन्य कोई शासकीय सेवा जो ग्रुप सी लेवल के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मेहनत करोगे इस क्रैश कोर्स के साथ तो एक ही बार में एग्जाम निकलने की गारंटी मैं देता हूं आपको। ठीक है, लेकिन साथ साथ ही चलना है, ऐसा नहीं कि सोए रहो। सबसे पहले होमवर्क लिखो, जिला सीरीज का अल्मोड़ा। ध्यान से सुनना, जिला सीरीज का अल्मोड़ा। जैसे देहरादून मैंने पहले कहा था पढ़ाई होगा, कल पढ़ा दिया, आज मैं पौड़ी कवर करूंगा। आपको एक स्टेप आगे चलना है। कल मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पौड़ी कवर किया हुआ है। ठीक है, जिला सीरीज का अल्मोड़ा कवर होना चाहिए। दूसरा, बजट उत्तराखंड 2025-26 दो क्लासेस करा रखी, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में है। बजट 2025-26 जो दो क्लासेस करा रखी, नमो बजट में नमो क्या है, इसके अलावा सप्तऋषि क्या है, आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए क्या क्या किया जा रहा है, सब कराया हुआ है। ठीक है, तो बजट 2025-26 इस बार। हिंदी के अंदर पहला टॉपिक हिंदी भाषा का विकास व हिंदी की बोलियां। कल देवनागरी लिपि थी ना, आज हिंदी भाषा का विकास व हिंदी की बोलियां, यानी पश्चिमी हिंदी में कौन सी आती, पूर्वी हिंदी में कौन सी आती, ये आपको कवर करना है। इसके अलावा जीएस के अंदर सिलेबस में देखना, आपका जो सिलेबस होगा राजनीति विज्ञान वाला सिलेबस जो होगा, उसके अंदर पहला टॉपिक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन दिए। इतिहास के अंदर नहीं दिए, आपके जीएस के अंदर दिए धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। पहला, राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज कवर करना है, राजा राम मोहन राय और उसका ब्रह्म समाज। दयानंद सरस्वती और उसका आर्य समाज कवर करना है। तीसरा, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। ये आज का आपका होमवर्क हो गया। सुन लिया ना, जिला सीरीज में अल्मोड़ा और इसके अलावा बजट 2025-26 उत्तराखंड का, साथ ही साथ आपका जो यहाँ पे जो जीएस के अंदर आता है ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय, आर्य समाज और दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। ये आपके सिलेबस में, आप कहोगे सिलेबस ही नहीं है, सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, आप कहोगे कहां से पढ़ें। ये जो जीएस वाला पोर्शन है ये आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। घटना चक्र अगर आपके पास है, घटना चक्र ऑब्जेक्टिव, घटना चक्र से पढ़िए। ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव है तो ल्यूसेंट से पढ़िए, ल्यूसेंट जीएस की किताब है तो जीएस से पढ़िए। ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। बहुत सोर्स है, ऐसा नहीं कि आज की डेट पे सोर्स नहीं है। आप इंटरनेट में सिलेबस का नाम में टॉपिक भी डालेंगे तब भी आपको दिख जाएगा। कल ये टॉपिक तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो आज की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैं आज हिंदी वाला पोर्शन कराऊंगा। अभी हाल फिलहाल के दिनों में एक दो क्वेश्चन आए थे, अब बच्चे उसी में मतलब बौखलाहट होगी उनको, सर ये वाला करा दी, ये वाला करा दी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो, शासन स्तर पर अधिकारियों का घटता हुआ क्रम। शासन स्तर पर अधिकारियों का घटता हुआ क्रम। ठीक है, शासन स्तर पर अधिकारियों का घटता हुआ क्रम। हेडिंग लिखो, शासन स्तर पर अधिकारियों का घटता हुआ क्रम। सबसे ऊपर आता है मुख्य सचिव। ठीक है, सबसे ऊपर कौन आएगा, मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी, ये शासन या सचिवालय स्तर पे। ठीक है, उसके नीचे आते हैं अपर मुख्य सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, अपर मुख्य सचिव। ठीक है, उसके नीचे कहीं कहीं पद है, कहीं कहीं नहीं है, वैसे आता है प्रमुख सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव। ठीक है, उसके नीचे आते हैं सचिव, उसके नीचे आते हैं प्रभारी सचिव, प्रभारी सचिव। ठीक है, उसके नीचे आता है अपर सचिव, एडिशनल सेक्रेटरी। ये सब आईएएस रैंक की होती है। ठीक है, यहां तक आईएएस रैंक की होती है। इससे नीचे आता है भारत सरकार में, इससे नीचे भी आईएएस होते हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार या राज्य सरकार में यहां तक आईएएस अधिकारी होते हैं। यानी सबसे ऊपर मुख्य सचिव, फिर अपर मुख्य सचिव, फिर प्रमुख सचिव, उसके नीचे सचिव, फिर प्रभारी सचिव। ठीक है, सचिव प्रभारी भी बोलते हैं इनको, फिर अपर सचिव, उसके नीचे फिर ये संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी। संयुक्त सचिव के नीचे लिखो उप सचिव, डिप्टी सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, और उसके नीचे लिखो अनुसचिव, अंडर सेक्रेटरी। ठीक है, फिर इसके बाद अनुभाग अधिकारी आ जाते हैं। ठीक है, फिर अनुभाग सेक्शन का स्तर हो जाता है, अनुभाग अधिकारी और ये सब आ जाते हैं। तो यहां तक नहीं करना हमने, यहां तक। अब हाल फिलहाल के दो पेपर देखे होंगे आपने, आयोग ने यही वाला क्वेश्चन पूछा। आयोग ने क्या पूछा, शासन स्तर के निम्नलिखित अधिकारियों में सबसे ऊपर कौन होगा, सबसे नीचे कौन होगा। आत्मा परमात्मा के पास चलेगी। क्यों, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं उस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। तो अब अगले बार से क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, प्रभारी सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, अपर उप सचिव, अनुसचिव, ये घटता हुआ क्रम है। यानी सबसे टॉप में कौन होगा इसमें, चीफ सेक्रेटरी किसी भी स्टेट का। ठीक है, इसी तरीके से देखो, निदेशालय स्तर पर, निदेशालय स्तर पर दूसरी हेडिंग लिखना, निदेशालय स्तर पर अधिकारियों का घटता हुआ क्रम, निदेशालय स्तर पर अधिकारियों का घटता हुआ क्रम। ठीक है, सेम होगा, निदेशालय स्तर पर अधिकारियों का घटता हुआ क्रम। सेकंड, सबसे ऊपर होगा महानिदेशक,
निदेशक, ठीक है, डीजी बोलते हैं, जैसे पुलिस में भी होता है ना महानिदेशक, ऐसी शिक्षा विभाग, हेल्थ विभाग, महानिदेशक के नीचे कौन सा आएगा, निदेशक आते हैं, ठीक है, निदेशक। फिर आता है अपर निदेशक, अगर कहीं होगा तो अपर, बेसिकली जो आते हैं, ठीक है, निदेशक। उनके नीचे कौन से आते हैं, अपर के बाद संयुक्त निदेशक, जॉइंट डायरेक्टर, संयुक्त निदेशक, ठीक है। संयुक्त निदेशक के नीचे कौन सा आएगा, उप निदेशक, उप निदेशक, ठीक है। इतना ही आपको ध्यान रखना है, यहाँ इतने से काम चल जाएगा, यानी महानिदेशक, निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक। बाकी इसके नीचे आपको देखने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन भी आयोग के द्वारा पूछा गया था, ठीक है। दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके आयोग के द्वारा पूछे गए थे, दोनों नोट कर लो। ये निदेशालय स्तर पे है, ये शासन स्तर पे, दो के दो क्वेश्चन आपके पेपर में सही होने चाहिए नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो ये पूछ दिया, लेकिन अब किस्मत ही खराब है, जो चीज एक बार पढ़ा वो पहले आ चुकी तो दोबारा आना फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा हिंदी के अंदर आज हम कवर करेंगे, लिखो रिश्ते नाते, गढ़वाली में रिश्ते नाते, गढ़वाली में हेडिंग लिखना, गढ़वाली में रिश्ते नाते, गढ़वाली में रिश्ते नाते, यानी जो रिश्तेदारी होते हैं ना, गढ़वाली में किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। पहला लिखो बुए, बुए बोलते हैं बच्चों माता को, बुए, गढ़वाली में बुए का मतलब होता है माता, यानी माँ को जो है बुए बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, आधा बॉफ ही बुए, या इसको इसके अलावा माजी भी कहते हैं। माजी अगर आएगा तो आप तो माजी तो पता ही चलता है माँ, ठीक है, बुए। इसके अलावा नाना और नानी को तो आपको पता ही, लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लेना है, ठीक है। नाना और नानी को लिखने की जरूरत नहीं है, नाना को बोलते हैं नना और नानी को बोलते हैं ननी, ठीक है। नना और ननी होती है, नाना और नानी, लिखने की जरूरत नहीं, नाम से ही पता चल रहा है, नना और ननी, यानी नाना व नानी, अगर आप चाहो तो लिख लो। इसके अलावा ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, दद्दा और दद्दी, यानी दादा और दादी, ठीक है। दादाजी और दादी जो होती है उसको दद्दा व दद्दी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पर पता चल जाएगा। इसके अलावा कभी कभी बुबाजी व बबाजी पूछता है, पिता को बोलते हैं, ठीक है, बुबाजी, बुबाजी, ठीक है। ये बोलते हैं बच्चों, बुबाजी किस चीज के लिए यूज होता है, बुबाजी या बाबाजी, बुबाजी, छोटा ई करना है, ठीक है, बुबाजी, ये होता है बच्चों पिता के लिए यूज। बुबाजी शब्द किसके लिए यूज होता है, गढ़वाली में पिता के लिए यूज होता है, कहीं कहीं भी इसको बाबाजी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा नोन और नोनू किसके लिए प्रयुक्त होता है, पुत्र के लिए, ठीक है। नोन जो होता है, नोन किसका नोन है कहते हैं, नोन और नोनू, ये होता है बच्चों पुत्र के लिए प्रयोग। और नौनी किसके लिए प्रयोग होगा, नौनी होगा पुत्र के लिए, ठीक है। अगला भी चाहो तो आप लोग जो नौनी, कई लोग लिखे रहते हैं ना गढ़वाली नौनी, ये वो, गढ़वाली नौनी मतलब गढ़वाल की पुत्री, ठीक है, पुत्री, नौनी किसके लिए होता है, पुत्री के लिए। इसके अलावा भुला तो पता ही है आपको, भुला कुमाऊं में भी बोला जाता है, भुला जो होता है भाई के लिए यूज होता है, भुला कहते हैं ना, भुला किसके लिए होता है, भाई, यानी छोटे भाई के लिए क्या यूज किया जाता है, शब्द भुला यूज किया जाता है। इसके साथ दिद्दा, दादा या भैजी, भैजी बोला जाता है बड़े भाई को, ठीक है, भैजी, भैजी बोला जाता है बड़े भाई को। जो गढ़वाल के हैं उनको तो पता होगा, लेकिन कुमाऊं और जो हमारे मैदानी क्षेत्रों के छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भैजी यानी बड़ा भाई, इसको दिद्दा या दादा भी बोलते हैं, ठीक है, दिद्दा या इस भैजी को दिद्दा या दादा भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, दादा भी बोला जाता है, दादा, दादा, ठीक है, ये बड़े भाई के लिए यूज होता है। इसके अलावा बच्चों भुल्ली जो होता है, भुल्ली होता है बहन के लिए, ठीक है। भुल्ली किसके लिए होता है, भुल्ला होता है तो भाई के लिए, तो भुल्ली किसके लिए होगा, बहन के लिए, छोटी बहन के लिए भुल्ली शब्द यूज होता है, बहन के लिए क्या होता है, छोटी बहन के लिए भुल्ली शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बच्चों भेड़ा, भेड़ा होता है जीजा के लिए, ठीक है, भेड़ा, भेड़ा शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो जीजा के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। भेड़ा शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, जीजा के लिए। इसके अलावा होता है बच्चों काणसी बुए, यानी काणसी भी होता है मौसी के लिए, काणसी बुए, ये होता है मौसी के लिए प्रयोग, काणसी बुए किसके लिए होता है, मौसी के लिए। इसके अलावा काका, काका तो पता ही आपको चाचा या चाची, कुमाऊं में भी बोलते हैं, ठीक है, काका या चाचा या चाची, मतलब काका चाचा होता है, काकी चाची होती है, ठीक है। तो काका के लिए किसके लिए प्रयोग होता है, अंकल के लिए, और काकी किसके लिए होता है, चाची के लिए। तो लिख लो काका काकी करके डैश चाचा या चाची, जो भी पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा बोडा, बोडा होता है बच्चों ताऊ के लिए शब्द यूज, बोडा शब्द जो होता है वो ताऊ के लिए यूज होता है गढ़वाल के क्षेत्र में, ठीक है। बोडा किसके लिए यूज होता है, ताऊ के लिए। इसके अलावा जेठान तो पता है आपको, जेठानी के लिए, ये तो लिखने की जरूरत नहीं, जेठान। इसके अलावा ध्युर होता है बच्चों एक देवर के लिए, ध्युर किसके लिए होता है, देवर के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। और ध्युरान किसके लिए होता है, देवरानी के लिए, ध्युरान किसके लिए होता है बच्चों, देवरानी के लिए, ठीक है।
द्योराणी किसके लिए होता है? देवरानी के लिए। ध्यान रखना, पूछता है इसके अलावा बौ, बौजी या भाभी, भाभी के लिए होता है। ठीक है, बौ किसके लिए यूज होता है? बौ ये होता है बच्चों भाभी के लिए। ठीक है, इसको भौजी भी पूछेगा तो तब तो कर ही लोगे इजीली। इसके अलावा जो ममा है वो फूफा के लिए यूज होता है। ठीक है, ममा, ममा जो होता है किसके लिए यूज होता है? फूफा जी के लिए जो शब्द होता है गढ़वाल में मामा प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कठ बूबा होता है बच्चों, एक सौतेला पिता। ठीक है, कठ बूबा लिखो, सौतेला पिता, कठ बूबा ये होता है सौतेला पिता कर देना इसके आगे। ठीक है, कठ बूबा सौतेला पिता। और इसके अलावा एक मौसाण बुआ होती है बच्चों, उसको बोलते हैं सौतेली माँ, मौसाण बुआ। ठीक है, मौसाण बुआ, मौसाण बुआ ये होती है सौतेली माँ के लिए यूज किया जाता है, मौसाण बुआ। इसको ले एक दो लास्ट लिखो, एक लिखो कजियानी, कजियानी होता है बच्चों पत्नी के लिए यूज, कजियानी, कजियानी शब्द होता है किसके लिए यूज? पत्नी के लिए यूज। ध्यान रखना है, कजियानी होता है पत्नी के लिए यूज। और अंतिम लिखो बच्चों आप कजय, कजय मतलब होता है पति के लिए यूज, कजय, कजय होता है पति के लिए यूज। और एक रिश्ते और नातेदारों को क्या बोलते हैं गढ़वाल में? स्वारा भारा। ठीक है, रिश्तेदारों को बोलते हैं स्वारा भारा, स्वारा भारा ये होता है रिश्तेदारों के लिए यूज। ठीक है, बेसिकली क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में रिश्ते और नातेदारी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, आई होप कि ये चीजें आप लोग याद कर पाएंगे, और नहीं भी कर पाएंगे तो करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पता भी चल जाएगा आपको, और दूसरा पेपर में पूछा भी गया है। तो दो टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, दो टाइप के मैंने आपको करा दिया। अब इसी प्रकार से हम कुमाऊनी वाले में जाएंगे। अगला लिखो बेरोजगारी, जो कि अर्थव्यवस्था के अंदर आपका टॉपिक है। ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी, बेरोजगारी इसके अंदर अब सब तो पढ़ाऊंगा नहीं, ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा नहीं, जितना आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है कोशिश करूंगा कि वो आपका कवर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको इसके अंदर कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, कार्यशील उम्र किसको कहते हैं, यानी वर्किंग ग्रुप कौन सा होता है? 15 से 59, कार्यशील उम्र। ठीक है, ये होता है 15 से 59 वर्ष। ठीक है, वर्किंग ग्रुप जो होता है। अब देखना बेरोजगारी बेसिकली होती क्या है बच्चों? कोई भी स्किल्ड पर्सन या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो योग्य है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज को पाने के लिए, यानी किसी रोजगार को पाने के लिए, और वो ढूंढ भी रहा है लेकिन फिर भी उसको नहीं मिल रहा है, यानी किसी भी योग्य व्यक्ति को, योग्य शब्द लगा रखा है मैंने। ठीक है, यानी किसी भी योग्य व्यक्ति को या सक्षम व्यक्ति को मांगने अथवा तलाशने पर रोजगार अगर नहीं मिलता है तो वो बेरोजगार है। किसी भी सक्षम व्यक्ति को जो स्किल्ड है या जो सक्षम है, जो कैपेबल है, ढूंढने या मांगने पर अगर उसको रोजगार नहीं मिलता तो वो क्या माना जाता है? उसको बेरोजगार। और उसके अंदर कार्यशील उम्र आपको पता होनी चाहिए, 15 से कितना वर्ष होनी चाहिए? 59 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब देखना इसको बच्चों, जो कार्यशील वर्ग है, यदि किसी भी जनसंख्या में अगर श्रम बल अधिक होगा, यानी कार्यशील उम्र का मतलब है श्रम बल, ये श्रम बल भी बोलते हैं इसके, श्रम बल। अब देखो कोई जनसंख्या है, किसी भी देश की जनसंख्या, या तो उसमें 15 साल से नीचे के बच्चे भी होंगे, 59 साल से ऊपर के बुजुर्ग भी होंगे, और 15 से 59 साल के वर्ग के लोग भी होंगे ना। तो ध्यान रखना, किसी भी जनसंख्या में अगर ये श्रम बल अधिक है, यानी ये वाला एज ग्रुप अधिक है, इसको बोलते हैं जननांकी लाभांश। ठीक है, ध्यान रखना, जननांकी लाभांश पूछेगा क्या होता है, तो किसी भी जनसंख्या में श्रम बल अगर अधिक पाया जाता है, यानी इसका परसेंटेज अच्छा है नॉर्मल जनसंख्या से, तो उसको श्रम बल को क्या बोलते हैं? जननांकी लाभांश। ठीक है, तो लिखो किसी भी जनसंख्या में यदि श्रम बल अधिक हो तो वो जननांकी लाभांश कहलाता है। ठीक है, लिखो यदि श्रम बल अधिक हो, किसी भी जनसंख्या में यदि श्रम बल अधिक हो, उसको क्या बोलते हैं? जननांकी, जननांकी लाभांश। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जननांकी लाभांश का मतलब होता है किसी भी जनसंख्या में श्रम बल का अधिक होना। ठीक है, जननांकी लाभांश। अब ध्यान रखना, जननांकी लाभांश अगर बाई चांस हमारे देश में अच्छा है, यानी हमारे देश में हमने कहा कि यार इस एज ग्रुप के लोग अच्छे हैं, तो इस एज ग्रुप का हमारी अर्थव्यवस्था का फायदा क्या होगा? ये वर्किंग लोग होंगे, ये काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं, देखो अर्थव्यवस्था में दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो जो डिपेंडेंट होते हैं, जो काम नहीं कर सकते, जैसे 15 साल से छोटे और 59-60 साल से ऊपर, वो बुजुर्ग हो गए, वो बच्चे हो गए, तो वो सिर्फ और सिर्फ खाने के काम के होते हैं। खाने का हमने नेगेटिव मत लेना, उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्रोडक्शन नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? वो आश्रित होंगे। ठीक है, दूसरा जो कार्यशील वर्ग होगा ये वर्क करेगा। अब इसमें भी कई लोग खाने वाले होंगे, ऐसे तो कहेंगे, तो ठीक है, आप नेगेटिव मत समझना उसको। तो 15 से 59 वर्ग के लोगों को जननांकी लाभांश कहते हैं। यदि आपको अगर क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपको जननांकी लाभांश का फायदा उठाना है, तो आपको ध्यान रखना होगा बच्चों, इनका कौशल विकास करना होगा, स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी ध्यान लिखो, जननांकी लाभांश का लाभ उठाना है तो कुशलता विकास पर ध्यान देना होगा। ठीक है, लिखो जननांकी लाभांश का लाभ उठाना है तो, जननांकी लाभांश का लाभ उठाना है तो कुशलता यानी कौशल विकास
पर ध्यान देना होगा। ये यूपी ने पूछा था एक बार, ठीक है, कुशलता विकास पर ध्यान देना होगा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दो इसमें। अगर आपको जननांकीय लाभांश क्या होता है, इस एज ग्रुप का ज्यादा होना, इसका लाभ उठाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुशलता। पता लगा आपको स्किल ही डेवलप नहीं किया, वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज को आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, भारत में किस किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। सबसे पहले आप लोग लिखो चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी किन देशों में पाई जाती है, क्या होती है, मैं यही बताऊंगा, ठीक है। लिखो चक्रीय बेरोजगारी, सब नहीं पढ़ाऊंगा ज्यादा डीप, ठीक है। चक्रीय बेरोजगारी, ध्यान देखना बच्चों, बेसिकली ये जो बेरोजगारी है पूंजीगत देशों में पाई जाती है, जहां पूंजीपति देशों में, कैपिटल वाले जो देश होते हैं, यानी ये जो बेरोजगारी है बच्चों बेसिकली पूंजीवादी देशों में पाई जाती है, ठीक है। लिखो मुख्यतः पूंजीवादी देशों में, मुख्यतः पूंजीवादी देशों में, ठीक है। कहां पाई जाती है, मुख्यतः पूंजीवादी देशों में। अब ध्यान से सुनना, जो पूंजीवादी देश होते हैं वहां सरकार का हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में कम होता है, ठीक है। वहां क्या होता है, जो मार्केट की शक्तियां हैं, बाजार की शक्तियां, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है, वो उत्पादन और मांग के अनुसार मार्केट चलता है वहां, यानी वहां लोग कितना डिमांड कर रहे हैं और किस हिसाब से सप्लाई करना है हमें, उस हिसाब से अर्थव्यवस्था चलती है। वहां सरकार बहुत कम हस्तक्षेप करती है, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज है, यूएसए है, ये सब चीजें, ठीक है। यानी जो पूंजीवादी देश है, ध्यान रखना, ये बाजार की शक्तियों के आधार पे चलता है। मार्केट की शक्तियां मतलब कितनी मांग है और कितनी आपूर्ति, यानी पूंजीवादी देश किस आधार पे चलते हैं, मांग व आपूर्ति के आधार पे चलते हैं, आपूर्ति के आधार पर, ठीक है। मांग व आपूर्ति के आधार पर चलते हैं कौन, ये देश चलते हैं। कौन से देश कहा मैंने, ये वाले देश, पूंजीवादी देश। अब मांग का मतलब आप किसी चीज की कितनी डिमांड कर रहे हो। ध्यान रखना, इन देशों का आपूर्ति पक्ष बहुत मजबूत होता है, सप्लाई बहुत इजीली करते हैं, इनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, इनके यहाँ प्रोडक्शन अच्छा होता है, अच्छी खासी मात्रा में इनके पास चीजें रहती हैं, बहुत इजीली जितना लोग डिमांड करेंगे उतना ही पहुंचा देंगे। क्यों, क्योंकि इनके पास सारी चीजें ऐसी हैं इकोनॉमी में जो बहुत आगे के लेवल के, एडवांस लेवल पे है। इनके वहां सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, प्राइवेट सेक्टर बहुत करता है, तो इन देशों का ये पक्ष बहुत मजबूत था, आपूर्ति। लेकिन कभी कभी इनके वहां मांग कम हो जाती है, लोग डिमांड कम करने लगते हैं। यानी ये जो बेरोजगारी है बच्चों, बेसिकली चक्रीय बेरोजगारी मांग जन्य होती है। अब सोचो कैसे, इसके आगे लिखो, यह मांग जन्य बेरोजगारी है, मांग जन्य बेरोजगारी, यानी आपने मांग कम कर दी। मांग जन्य बेरोजगारी मतलब अगर मांग कम हो गई, मांग कम, तो ये चक्रीय बेरोजगारी आ जाएगी, ठीक है। कैसे, अब देखो, तो चक्रीय बेरोजगारी लिखो, मैंने क्या कहा, ये लिखो, यह बेरोजगारी मांगजन्य होती है। इनका आपूर्ति पक्ष बहुत स्ट्रांग होता है बच्चों पूंजीवादी देशों का, इनका मांगजन्य पक्ष इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सपोज इन सप्लाई तो बहुत इजीली करते हैं, डिमांड कम होगी उस देश में, वहां के लोगों ने मांग कम कर दी, मांग कम कर दी तो ये प्रोडक्शन कम करेंगे, वेस्ट तो नहीं जाने देंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे, यानी बिक ही नहीं रहा चीज तो प्रोडक्शन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मांग कम होगी ना, मांग कम कर दी तो सप्लाई कम कर देंगे, सप्लाई कम कर देंगे तो क्या करेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे तो जो नौकरी में लगे उनको क्या करेंगे, छटनी कर देंगे। जब बिकी नहीं रहा चीज तो क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हटाएंगे तो कौन से लोग होंगे बेरोजगार, जो हट रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, चक्रीय बेरोजगारी मांगजन्य होती है, पहला पॉइंट याद रखना। बेसिकली पूंजीवादी देशों में पाई जाती है, दूसरा पॉइंट याद रखना, पूंजीवादी देशों का मैंने समझा दिया कि आपूर्ति पक्ष तो बहुत स्ट्रांग होता है इनका, लेकिन मांग अगर कम होगी तो आपूर्ति कम कर देंगे, मांग कम होगी आपूर्ति कम करेंगे। जैसे ही सप्लाई कम कर दिया तो ध्यान रखना, सप्लाई के कम होते ही तुरंत क्या कर देंगे, ये मांग जैसी कम होगी तो सप्लाई कम कर देंगे, सप्लाई कम होगी तो छटनी हो जाएगी। पहला मैंने आपको बता दिया चक्रीय बेरोजगारी किन देशों में पाई जाती है, इसको ध्यान में रखना। आपूर्ति पक्ष इनका मौजूद होता है बच्चों, मांग कम होती है प्रोडक्शन कम कर देंगे, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों संरचनात्मक बेरोजगारी, जो कि बेसिकली भारत में पाई जाती है। सेकंड आप लिखो संरचनात्मक बेरोजगारी, जो कि सामान्यतः भारत जैसे देशों में पाई जाती है, ठीक है। सेकंड क्या लिखोगे, संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। ये वाली जो बेरोजगारी होती है बच्चों, सामान्यतः भारत इसी बेरोजगारी को वो करता है। इसमें क्या होता है बच्चों, ये आपूर्ति पक्ष से संबंधित होता है। ये क्या होती है, पहले वाला किससे था, मांगजन्य, ये सप्लाई पक्ष, आपूर्ति पक्ष से संबंधित। अगर पूछता है कि संरचनात्मक बेरोजगारी किस पक्ष से संबंधित है, तो आपूर्ति पक्ष से संबंधित, यानी सप्लाई पक्ष से क्या होगी, संबंधित होगी। ध्यान रखना कौन सी, संरचनात्मक बेरोजगारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में इसी प्रकार की बेरोजगारी सामान्यतः पाई जाती है, ठीक है। लिखो भारत जैसे देशों में इसी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, भारत जैसे देशों में, विकासशील देशों में, ठीक है, इसी प्रकार की क्या पाई जाती है, बेरोजगारी पाई जाती है। इसको ध्यान रखना। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे उद्योग है, प्रौद्योगिकी और सरकारी नीतियों में बदलाव होता है। जैसे आपने
औद्योगिक नीतियां बदल दी, आपने सरकार की नीतियां बदल दी, आपकी टेक्नोलॉजी बदल दी, अब सब बदल रही है। अब जो लेबर काम कर रहा है वहां पे, जो इंडस्ट्रीज वगैरह में जहां पे भी काम कर रहा है, वो उतना स्किल डेवलप है ही नहीं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो उसको सब सटनी कर देते हैं। सटनी करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बेरोजगार हो जाएगा। कहने का मतलब, और इसमें लिखो उद्योगों में, उद्योग, प्रौद्योगिकी, ठीक है, तकनीकी में बदलाव के कारण, तकनीकी में बदलाव, तकनीकी और सरकारी नीतियों में बदलाव के कारण, सरकारी नीतियों में बदलाव के कारण, ठीक है, नीतियों में बदलाव के कारण इस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, सरकारी नीतियों में बदलाव के कारण इस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो नौकरियां उपलब्ध हैं वो श्रमिक की कुशलता में अंतर पाया जाता है। इस जैसे आपने उद्योगों में नई पॉलिसी ले आई, टेक्नोलॉजी ले आए, आप प्रौद्योगिकी या सरकार ने नई नीतियां बना दी, तो आपकी जो उपलब्ध नौकरियां होंगी, जो आपके पास नौकरियां उपलब्ध हैं, वो श्रमिक अगर कुशल नहीं है, लेबर अगर स्किल्ड नहीं है, तो उसको हटा दिया जाएगा। जैसे कई लोग अभी बात कर रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से नौकरियों की छटनी हो जाएगी, यानी नौकरियां कम हो जाएंगी। तो अगर आप उसके हिसाब से, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं चलोगे, तो आपको स्किल नहीं है आपका, तो बेरोजगार हो जाओगे आप। तो इसमें संरचनात्मक बेरोजगारी का संबंध अगर पूछता है किससे होगा, आपूर्ति पक्ष, यानी लेबर सप्लाई नहीं कर पा रहे हो अब, आपके पास लेबर ही नहीं है, तो लेबर नहीं है तो आप, क्योंकि उसके अनुसार आपकी कुशलता विकास नहीं, तो इसको दूर करने के लिए लेबर का क्या करना होगा बच्चों, कौशल विकास करना होगा। तो ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना बच्चों, इसमें श्रमिक की कुशलता को विकसित करना होगा। लिखो, संरचनात्मक बेरोजगारी को दूर करने के लिए श्रमिक कुशलता को बढ़ाना होगा, श्रमिकों की कुशलता बढ़ानी होगी, को इंक्रीज करनी होगी, और पूंजीगत पक्ष को भी स्ट्रांग रखना होगा। ध्यान रखना, सड़क, बिजली, ये सब चीजें ये तो होती ही होती है। ठीक है, श्रमिक कुशलता को बढ़ाना। तीसरा आता है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट, वो आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो कि भारत में बेसिकली कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, कई बार पेपर में आए हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तीसरा क्या लिखोगे आप, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी ये सामान्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है बच्चों, सामान्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें क्या होगा ना बच्चों, आदमी दिखेगा तो सही रोजगार करता हुआ, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी जीरो होगी। कहने का मतलब, एक खेत है, इसमें अगर 4 लोग काम कर रहे हैं, ध्यान सुनना, 4 लोग काम कर रहे हैं और इसमें 100 केजी गेहूं का उत्पादन कर पा रहे हैं, तो इसके बाद एक 5वां आदमी इसने जोड़ दिया, 4 एक है 5, दिखेगा आपको एक काम करते हुए 5वां खेत में, लेकिन उत्पादन आपका 100 ही केजी होगा। कहने का मतलब, आपने 1 इकाई ज्यादा इनपुट डाल दिया रोजगार का, दिखेगा, देखने में आपको लगेगा कि यार रोजगार कर रहा है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी जीरो होगी, उत्पादन जीरो होगा। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो कि सामान्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ध्यान रखना। तो लिखो, इसमें इस प्रकार की व्यक्ति जीरो उत्पादकता अथवा नकारात्मक उत्पादकता के साथ किसी कार्य को संलग्न रहता है। लिखो, इसमें व्यक्ति जीरो उत्पादकता या नकारात्मक उत्पादकता के साथ किसी कार्य में संलग्न रहता है। इसमें व्यक्ति जीरो उत्पादकता या नकारात्मक उत्पादकता के साथ किसी कार्य में संलग्न रहता है। इसमें व्यक्ति नकारात्मक या जीरो उत्पादकता के साथ किसी कार्य में संलग्न रहता है। ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, जैसे देखो, ये है, मैंने ये बनाई है, इसमें व्यक्ति लगाए, ठीक है, एक फिगर बनाए व्यक्ति, और यहां मैंने लिखी उत्पादकता, कितना उत्पादन हो रहा है। ठीक है, अब देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी इस टाइप से चलती है, यहां से बड़ा बड़ा बड़ा, यहां से फ्लैट हो जाएगी लाइन, ये फ्लैट। अभी उत्पादकता देखो, यहाँ पे सपोज 5 आदमी हैं, यहाँ 6 आदमी हैं, यहाँ 7 आदमी हैं, यहाँ 8। अब देखो, यहाँ उत्पादन इस हिसाब से हो रहा है। ठीक है, देखो, जब 5 आदमी थे इतना उत्पादन हुआ, जब 6 हुए इतना हुआ। अब यहाँ से देखो, ये अगर ये लाइन ऐसे फ्लैट जाएगी ना, ये इस टाइप से फ्लैट चले जाएगी। फ्लैट चले जाएगी का मतलब, यहाँ से देखो, ये 7 आदमी भी आए, फिर लाइन फ्लैट ही जा रही है। बड़ा कितना कम रहा है, यानी आपका ये वाला जो पोर्शन है फ्लैट हो गया ऊपर का। ठीक है, तो फ्लैट हो गया तो मतलब वो जीरो प्रोडक्टिविटी है। तो ध्यान रखना, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, यानी इसमें सीमांत उत्पादकता, यानी जितना हम इनपुट कर रहे हैं उस हिसाब से जो उत्पादकता आ रही है, नेगेटिव आ रही है या वो। तो इसमें एक पॉइंट लिखो, इस प्रकार की बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो या नेगेटिव होती है। सीमांत उत्पादकता, इस प्रकार की बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो या नेगेटिव होती है। अब आपको कि सर सीमांत उत्पादकता क्या होती है? सीमांत उत्पादकता बच्चों, मैंने अगर एक यूनिट इकाई का एक यूनिट इनपुट किया, यानी मैंने एक आदमी और बढ़ा दिया, तो उसको बढ़ाने से जो प्रोडक्टिविटी आएगी वो या चेंज ही नहीं होगी, या जीरो ही रहेगी या नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार की उत्पादकता को क्या बोलते हैं बच्चों? सीमांत उत्पादकता। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी में ध्यान रखना, ये हमेशा क्या रहती है? जीरो रहती है, ये ध्यान रखना। अब देखना बच्चों, इसके अलावा भारत में कृषि क्षेत्र में पहली जो एक आता है, इसमें जो मतलब भारत में बेसिकली ये कृषि क्षेत्र में पाया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहीं से एक और लास्ट आता है बच्चों, मौसमी बेरोजगारी। ये तो नॉर्मल है,
मौसमी बेरोजगारी सामान्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ऐसे क्षेत्रों में जहां जो रोजगार होता है, बेरोजगारी, ठीक है। मौसमी बेरोजगारी कहां पाई जाती है बच्चों? नॉर्मली जो मौसम आधारित आपके क्या होते हैं, एक प्रकार के मौसम आधारित जो रोजगार होते हैं, जैसे आपका मानसून कमजोर पड़ गया, या इसके अलावा आपका कोई ऐसा क्षेत्र जहां कृषि वाला क्षेत्र है, तो मौसमी बेरोजगारी जो मौसम संबंधी जो रोजगार होते हैं वहां पाई जाती है। इसमें लिखो मौसमी स्वभाव के व्यवसायों में मौसमी बदलाव के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी। मौसमी स्वभाव वाले व्यवसायों में, इसमें भी कृषि में पाई जाती है, सामान्यतः कृषि। मौसमी स्वभाव वाले व्यवसायों में मौसम परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका मानसून कमजोर पड़ गया, कई लोग दूसरों के खेत में काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं हुई, मानसून बारिश ही नहीं हुई तो छटनी कर देंगे, क्यों? फसल नहीं हुई तो उन लोगों को रोजगार मिलेगा कैसे? फसल काटेगा कौन जब फसल ही नहीं हुई? तो वहां क्या पाई जाती है बच्चों? मौसमी बेरोजगारी। अगला लिखो भारत में बेरोजगारी का मापन, ठीक है। भारत में बेरोजगारी का मापन, 3 तरीके से भारत में बेरोजगारी का मापन होता है। ये क्वेश्चन भी अधीनस्थ सेवा नायक पूछ चुका है, ठीक है। भारत में बेरोजगारी का मापन, भारत में बेरोजगारी का मापन 3 तरीके से होता है बच्चों। भारत में बेरोजगारी का मापन, पहला बेरोजगारी का जो मापन होता है वो होता है चालू साप्ताहिक परिस्थिति, ठीक है, करंट वीकली स्टेटस। चालू साप्ताहिक परिस्थिति, इसको बोलते हैं करंट वीकली स्टेटस, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों चालू साप्ताहिक परिस्थिति का मतलब दूसरा होता है चालू दैनिक परिस्थिति, चालू दैनिक परिस्थिति, ठीक है, यानी करंट डेली स्टेटस, ठीक है। क्या लिखोगे आप इसको? करंट डेली स्टेटस, ये ध्यान रखना, इसको लिखोगे करंट डेली स्टेटस। और तीसरा जो बच्चों आपका आता है वो किस प्रकार से नापा जाता है वो भी आपको ध्यान रखना है, वो नापा जाता है बच्चों सामान्य मुख्य एवं सहायक परिस्थिति। तीसरा लिखो सामान्य मुख्य एवं सहायक परिस्थिति, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चों, जो चालू साप्ताहिक परिस्थिति है पहला वाला, इसमें क्या करेंगे हम ये देखेंगे सप्ताह वाला, इसमें क्वेश्चन पूछा था कौन कौन से मिले। इसमें क्या करेंगे हम ये देखेंगे कोई व्यक्ति सप्ताह में, एक सप्ताह को हमने पर्टिकुलर वीक ले लिया, उस सप्ताह में उस इंसान को 1 घंटे का भी अगर रोजगार मिला होगा तो उसको हम बेरोजगार नहीं मानेंगे। ध्यान रखना, चुने हुए सप्ताह में 1 घंटे का भी अगर रोजगार नहीं मिलता है तो वो बेरोजगार है, ठीक है। कोई हमने एक पर्टिकुलर वीक सेलेक्ट किया, हमने ये वाला हफ्ता ले लिया, उसमें देखा कि उस हफ्ते उसको 1 घंटे का भी रोजगार नहीं मिला तो वो बंदा क्या हो गया बच्चों? बेरोजगार माना जाएगा। तो इसमें लिखो चुने हुए व्यक्ति में, यदि चुने हुए सप्ताह में यदि व्यक्ति को 1 घंटे का भी रोजगार नहीं मिलता है, चुने हुए सप्ताह में यदि व्यक्ति को 1 घंटे का रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगार है। दूसरा चालू दैनिक परिस्थिति, इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम एक कोई हफ्ता जैसे लिया उसमें पर डे देखेंगे। हम क्या करेंगे, कोई वीक हमने सेलेक्ट कर दिया बच्चों, उसमें क्या करेंगे सप्ताह के सभी दिन की स्थिति देखी जाती है इसमें, ठीक है। इसमें सप्ताह के सभी दिन की, इसमें तो सप्ताह का कोई एक दिन पकड़ा आपने, कोई पर्टिकुलर सप्ताह का, उस इंसान को उस दिन 1 घंटे का भी रोजगार मिल गया तो बेरोजगार नहीं है, तो बहुत अच्छी मेथड नहीं है। इसमें क्या करेंगे, जो हमने सप्ताह सेलेक्ट किया उसका पर डे देखेंगे, पर डे देखेंगे, अगर उस इंसान को 1 घंटे से अधिक और 4 घंटे से कम का रोजगार मिला तो ये आधे दिन का रोजगार हो गया, आधे दिन का रोजगार, ठीक है। और उस इंसान को यदि 4 घंटे से अधिक का रोजगार मिला तो पूर्ण दिन का रोजगार हो गया, पूर्ण दिन का रोजगार हो गया, ठीक है। इसको ऐसे ही आपने लिखना है, यानी किसी हफ्ते में आपको किसी पर्टिकुलर डे पे 1 घंटे से ज्यादा 4 घंटे से कम का रोजगार मिला तो आधे दिन का रोजगार लिख लो, और 4 घंटे से अधिक का मिला तो पूर्ण दिन का रोजगार रख लो, ठीक है। और तीसरा आता है बच्चों सामान्य मुख्य एवं सहायक परिस्थिति। इसमें क्या देखेंगे, साल में अगर 182 दिन उसको रोजगार मिला और 183 दिन रोजगार नहीं मिला तो उसमें क्या करेंगे, हाफ हाफ देखेंगे, ठीक है। अभी बताता हूं, देखो कुछ कंफ्यूज मत करना। चालू साप्ताहिक परिस्थिति में मैंने क्या कहा, हफ्ते के किसी एक पर्टिकुलर डे में हमने ये देखा कि उसको 1 घंटे का भी रोजगार मिला तो वो क्या है, अपने आप में बेरोजगार नहीं है। चालू दैनिक परिस्थिति में क्या करा, किसी पर्टिकुलर सप्ताह को पकड़ा, पर डे देखा उसका, पर डे, और किसी भी दिन अगर उसको पर डे उसको क्या देखेंगे, अगर हम 1 घंटे से ज्यादा, 1 घंटे से ज्यादा और 4 घंटे से कम का रोजगार मिला तो आधे दिन का रोजगार बोलेंगे उसको, और 4 घंटे से अधिक का रोजगार मिला तो पूरे दिन का रोजगार बोल दिया। और तीसरा क्या आता है, सामान्य मुख्य एवं सहायक परिस्थिति, क्योंकि आपका पेपर में ये डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, तो ये पूछेगा भारत में बेरोजगारी का मापन किस किस आधार पर किया जाता है, यही पूछा भी था उसने, करंट वीकली स्टेटस, करंट डेली स्टेटस और ये वाला। सामान्य मुख्य एवं सहायक परिस्थिति में क्या देखा जाता है बच्चों, साल के मुख्य भाग में अगर उसको रोजगार मिला तो हम उसको रोजगार बोलेंगे, नहीं मिले तो बेरोजगार मिलेंगे। जैसे अगर हमने कहा कि 365 दिन का दिन है, साल है, अगर उसको 182-83 दिन उसको रोजगार मिला, आधे से 1 दिन ज्यादा, ठीक है, रोजगार, और 182 दिन उसको रोजगार नहीं मिला, तो ज्यादा कौन सा वाला है,
ज्यादा 183 वाला ना आधे से एक दिन ज्यादा, तो उसको हम इसको रोजगार युक्त मानेंगे, रोजगार युक्त मानेंगे। ठीक है, तो इसको हमने क्या कह दिया कि भाई साहब आप रोजगार वाले व्यक्ति हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये था बच्चों बेरोजगारी वाला, यानी बेरोजगारी से संबंधित आपको क्या क्या पता होना चाहिए। संरचनात्मक बेरोजगारी कहां पाई जाती है, आपूर्ति पक्ष से। जो चक्रीय बेरोजगारी है मांगजन्य है, यानी पूंजीवादी देशों में पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता कितनी होती है, 0 होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत जैसे देशों में पाई जाती है, संरचनात्मक भी भारत जैसे देशों में पाई जाती है। और जो हमने बेरोजगारी का मापन है 3 तरीके से करते हैं, एक हम करंट डेली स्टेटस देखते हैं, हम करंट वीकली स्टेटस देखते हैं, और तीसरा हम क्या देखते हैं, सामान्य मुख्यम सहायक परिस्थिति। ठीक है, ये था आपका इकोनॉमी का दूसरा टॉपिक, बहुत तेज बहुत रफ्तार से चलेगा। क्या आपने कल जिला सीरीज का पौड़ी गढ़वाल पढ़ा? नहीं पढ़ा तो मुंह ही देखे रहना, ताके रहना, ताकते रहते थे तुझको कहोगे फिर। ठीक है, उसके बाद अगर पढ़ा होगा तो अच्छा फील होगा। तुरंत कॉपी निकालो, जो पढ़ा था रिवाइज करो फटाफट से। ठीक है, जल्दी से 5 मिनट के अंदर रिवाइज कराता हूं, इसको खत्म हो जाएगा। देखो पौड़ी गढ़वाल मैंने आपको बहुत बार कराया है जिला सीरीज के अंदर। आपको पौड़ी गढ़वाल के बारे में पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, 7 जिले। उत्तराखंड का सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला अगर कोई है तो वह है पौड़ी गढ़वाल, जो कि अपने आप में उत्तरी भाग में टिहरी गढ़वाल, उत्तर पूर्व में रुद्रप्रयाग व चमोली, पूर्व में अल्मोड़ा, दक्षिण पूर्व में नैनीताल, जबकि पश्चिम में हरिद्वार और उत्तर पश्चिम में देहरादून के साथ सीमा बनाता है। कहीं नहीं जाएगा आपका ज्ञान अगर आप पढ़ोगे, ये कहीं ना कहीं सही जगह आप इसको यूटिलाइज करोगे अगर आपने ढंग से पढ़ाई की होगी तो। ठीक है, तो ध्यान रखना पौड़ी 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है, मैंने आपको कई बार पढ़ा है। एक पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, टिहरी है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है, देन अल्मोड़ा है, नैनीताल, हरिद्वार है, देहरादून। ठीक है, इसके अलावा यूपी और तराई भाबर का क्षेत्र इसमें आता है, यूपी के क्षेत्र से सीमा बनाता है। ठीक है, इसका अक्षांश वगैरह नहीं पढ़ना है, अक्षांश देशांतर कुछ नहीं पढ़ना है। पर्वतीय है, मध्य शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय जो भी है के बीच पाया जाता है, कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी इसमें जो मैंने कराया है, प्राचीन काल में यहाँ पे अजयपाल ने सभी गढ़ों को जीता, ये वो 52 गढ़ बनाए, ऐसा वैसा ही कुछ नहीं पढ़ना है, इतिहास का पोर्शन है। दूसरा यहाँ पे प्रद्युम्न शाह वगैरह ने 1804 में कुड़बुड़ा के युद्ध में हारा, गोरखाओं ने रूल किया, फिर ब्रिटिशर्स आए, गार्डनर ने यहाँ पे किया, ये कुछ यहाँ पे नहीं पढ़ना। मैंने लिखाया तो है, ये उस समय लिखाया था ब्रीफिंग के लिए, ताकि आप जब पौड़ी गढ़वाल पढ़ोगे आपको ब्रीफ हो जाएगी। तो मैं ये उम्मीद करके चलूँ कि आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। जो इतिहास पोर्शन मैंने इसमें कराया, जैसे इसमें लिखा है कि मुगल सेनापति नवाजत खान ने 1636 में दून घाटी पर आक्रमण किया और कर्णावती द्वारा वो पराजित हुआ। कहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। कर्णावती ने नवाजत खान को 1636 ईस्वी में जब मुगल सेनापति था नवाजत खान को पराजित किया, ही तो पढ़ा ही होगा ना। नहीं पढ़ा होगा तो तुरंत पढ़िएगा बच्चों, अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि मैं ये चीजें दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। आपको क्या फायदा बताओ, आपका भी समय बर्बाद, मेरा भी समय बर्बाद। इससे अच्छा हम वो जो नई चीजें देख रहे हैं वो पढ़ लेंगे। इसके अलावा खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था इसमें कराया हुआ है, किस किस के बीच हुआ था, प्रद्युम्न शाह गोरखा सेनापति के बीच हुआ था, ये बड़ा है आपको। उसके 1814 में गोरखा और अंग्रेजों का युद्ध, 1815 से संपूर्ण कुमाऊं गढ़वाल में ब्रिटिशर्स का रूल। इसके अलावा जो अपने आप में संगौली की संधि हुई थी, बहुत बार आपको मैंने पढ़ा है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि कब 1839 में अल्मोड़ा, 1840 में श्रीनगर से पौड़ी, वर्तमान पौड़ी जनपद को राजधानी कब बनाए ब्रिटिशर्स ने, 1840 में सब पढ़ा है। नदियां कौन कौन सी हैं यहाँ पे, नदियां बताई थी मैंने आपको, नयार नदी, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, यहाँ पे सही से पढ़ाया था। इनका उद्गम कहां से होता है, दूधाधोली पर्वत से होता है, जिसको कि उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। सुन लेना आप, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा अलकनंदा व गंगा नदी इसके उत्तरी भाग में प्रभावित होते हैं, चेक करना मैप में। रामगंगा यानी पश्चिमी रामगंगा का प्रभाव भी है यहाँ, कालागढ़ के पास वो प्रवेश करते हैं। कोटद्वार यहाँ पे एक शहर है जिसको कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहते हैं, ये कि खोह नदी के तट पे ये स्थित है, जिसका पुराना नाम कुटदर या कुटद्वार भी था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 1904 में खोह नदी में भीषण बाढ़ आ गई थी, कुछ नहीं पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पे कोटद्वार के पास जो प्रमुख स्थल पौड़ी गढ़वाल में मोर ध्वज का किला है, कणवाश्रम है, पीर बाबा व सिद्धबाली बाबा के मंदिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। दुगड्डा यहाँ पे एक शहर है जिसको कि लंगूरगाड़ व सिलगाड़ के संगम पर स्थित है। ठीक है, ये बताया था मैं आपको। यहाँ पे एक प्राचीन गढ़वाल की मंडी हुआ करती थी। शिव प्रसाद डबराल जो कि चारण के नाम से जाने जाते हैं, उनका साधना स्थल भी दुगड्डा रहा था। ठीक है, इसके अलावा 1887 में यहाँ पे कालो का डांडा, इसका पुराना नाम अब तो जसवंतगढ़ कर दिया है ना, कालो का डांडा 1887 में यहाँ पे लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना हुई थी। 1887 में कई बार कराया, कालो डांडा यानी गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना यहाँ पे हुई थी। दुगड्डा जो है प्रमुख मंडी भी रही है, स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा था। यहाँ पे जयानंद भारती जो थे बच्चों, जो कि डोला पाल के आंदोलन के क्या थे, अपने आप पे प्रेरणा स्रोत थे गढ़वाल में। उन्होंने क्या किया था बच्चों, यहाँ पे उनकी कर्मस्थली रही और चंद्रशेखर आजाद भी अपने मित्र के साथ, भवानी सिंह रावत के साथ यहाँ पर आए थे। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया था, पौड़ी को 1969 में सब कराया है। ठीक है, कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है।
इसके अलावा पंडित नेहरू भी दुगड्डा आए थे 1930 और 1945 में। तात्कालिक वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पे हमने क्या किया था बच्चों, इसका नाम रखा था लैंसडाउन का, जिसका पूर्वी नाम क्या था, कालो का डांडा। और यहाँ पे गढ़वाली बटालियन 1887 में। प्रसिद्ध मंदिर कौन से, यहाँ पे कालेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि लैंसडाउन को कालेश्वर भी कहा जाता है। ठीक है, कालेश्वर महादेव मंदिर कहां पर अगर पूछता है तो लैंसडाउन में, और कालेश्वर किसका नाम है, लैंसडाउन का ही नाम है, उसी मंदिर के नाम पे, ये भी ध्यान रखना। दरबान सिंह और गब्बर सिंह के स्मारक भी वहां पे हैं, म्यूजियम है, टिफिन टॉप और गढ़वाली मैस का दर्शन होता है। ठीक है, पौड़ी में देखो क्योंकालेश्वर महादेव मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर वगैरह हमें ज्यादा नहीं देखने, क्योंकालेश्वर देख लेना, कंडोलिया महादेव का मंदिर देख लेना। ठीक है, बाकी तो भीमी की मंगरी और भादो की मंगरी भी यहीं पर है। ठीक है, भीमी की मंगरी जलधारा और भादो की मंगरी कहां पर है, कई बार पढ़ा है आपने, पौड़ी में, और इंद्रकील पर्वत भी यहाँ पे पाया जाता है, सब कराया था। श्रीनगर अलकनंदा के तट किनारे स्थित है, जिसको कि यहाँ पे एक झील भी है। 1894 में गौना झील का टूटने से अलकनंदा के बाढ़ आ गई थी। 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो कि 2009 में क्या किया गया था बच्चों, उसको अपने आप में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ये पॉइंट याद रखना। श्रीनगर के पास के स्थल बोल रहे, धारी देवी का मंदिर आपको प्रसिद्ध पता ही है कहां पर है। ठीक है, और काली देवी को समर्पित। इसके अलावा सोम का भांडा, केशवराय मठ भी श्रीनगर में है, शंकर मठ या शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था श्रीनगर में, कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में, जो कि अपने आप में किस चीज के लिए, पुत्रदाता के रूप में जाना जाता है। कण्वाश्रम आप जानते हैं पूरा, मालिनी नदी के तट में, इतिहास में हर चीज है। ठीक है, कालिदास की कहानी यहाँ पे पढ़ लेना। कालागढ़ वगैरह आपका रामगंगा नदी पर बांध है यहाँ पे दर्शनी। बाकी यहाँ के प्रमुख मंदिर वगैरह आपको देखने हैं, ऊपर ऊपर ही देख लेना, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। उत्तराखंड के पामी दूधातोली के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से कराया। 5 नदियां निकलती हैं दूधातोली से। ठीक है, वो 5 नदियों के नाम याद रखना। दूधातोली पर्वत किन किन जनपदों में फैला है, 3 जनपदों में, चमोली में फैला है, पौड़ी में फैला है और अल्मोड़ा में फैला है। ठीक है, तो दूधातोली से कौन सी नदियां निकलती है आपको ये पता होनी चाहिए, सही से पढ़ लेना। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे जो है कोदिया बगड़ नाम की जगह, जहाँ पे दूधातोली के कोदिया बगड़ में ही किसकी समाधि स्थल बनाई गई, वीर चंद सिंह गढ़वाली का, कोदिया बगड़ में है। और यहाँ पर 12 जून को प्रतिवर्ष मेला लगता है। सब चीजें आपको पढ़ाई हो, देखो तो सही कौन सा टफ है यार, ये बताओ। अगर एक बार रिवाइज करोगे तो बहुत ईजी, मतलब 5-5, 6 मिनट में रिवाइज हो जाती है, ज्यादा टफ थोड़ा है। कोदिया बगड़ ध्यान रखना, समाधि स्थल है वीर चंद सिंह गढ़वाली का, 12 जून को यहाँ पे प्रतिवर्ष मेला लगता है। इसके अलावा नयार नदी के बारे में पढ़ा रखा है, सब चीज है। ठीक है, इसके अलावा परियोजना यहाँ पे रामगंगा परियोजना पौड़ी, चिला परियोजना ध्यान रखना पौड़ी गढ़वाल में गंगा नदी पे स्थित है। ठीक है, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना भी श्रीनगर पौड़ी में स्थित है, जो कि अलकनंदा नदी पर स्थित। कितने मेगावाट है ये नहीं पढ़ना है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट ये रखना, उच्छाऊ बांध परियोजना पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी पे। ठीक है, उच्छाऊ बांध परियोजना। साथ ही साथ सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी, 1987 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना 1987 में पौड़ी गढ़वाल में हुई थी। साथ ही साथ कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में, इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि नैनीताल और पौड़ी जनपद में वो फैला हुआ है कॉर्बेट। ठीक है, चिला वन्य जीव विहार 1977 में, वो भी यही है। बाकी यहाँ पे कुछ शोध संस्थान है, जैसे हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, यानी उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ पर है, श्रीनगर में, 1979 में बना था। इसके अलावा हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशी संग्रहालय 1980 में, ये भी गढ़वाल श्रीनगर में है। ठीक है, मौलाराम का चित्र संग्रहालय, जहाँ पे मौलाराम की चित्रों को रखा गया, श्रीनगर में है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, NIT 2009 में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर में पढ़ाई आपको, रांची स्टेडियम पौड़ी में पता ही आपको, दरबान सिंह का संग्रहालय लैंसडाउन में, सब चीजें पढ़ा रखी हैं आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो नहीं है कि आपको ना आए टाइप का। बाकी प्रमुख मंदिर दे रखे हैं, मंदिर आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अब मंदिर वगैरह का क्वेश्चन बहुत कम पूछता है बच्चों, फेमस मंदिर ये, तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर कराए, मेन देख लेना। एक बैकुंठ चतुर्दशी बिनसर महादेव, ध्यान रखना, बैकुंठ चतुर्दशी पे मेला लगता है बिनसर महादेव में, जहाँ पे पुत्र प्राप्ति तो लोग प्रार्थना करते हैं। और नीलकंठ महादेव का मंदिर पौड़ी गढ़वाल में, ये दोनों इंपोर्टेंट है। धारी देवी आपको पता ही है। ठीक है, धारी देवी के मंदिर के बारे में आप जानते हैं। पर्यटक स्थल में खिरसू पूछा था क्वेश्चन इसने, पर्यटक स्थल पौड़ी गढ़वाल में। मेले कौन कौन से लगते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट मेला यहाँ पे गंदी मेला है। ठीक है, गेंदी मेला बोलते हैं, गेंद छीनने वाला, एक ये देख लेना। बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है पौड़ी गढ़वाल में, ये बेसिकली आपको देखना है। ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल के अंदर आप रिवाइज अगर आप करोगे जिला सीरीज को, तो बहुत ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि 7 जिलों के साथ सीमा बनाता हूँ, कौन कौन से हैं प्रमुख सेंटर, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च फिजियोलॉजी सेंटर है, या जो ये टाइप की चीजें हैं, मेन एक आध डैम वगैरह। बाकी श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल से जो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपकी समझ आई होगी। आज की क्लास में आपको कहीं ना कहीं आपको फायदा करेगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।